एक अहम सियासी मुलाकात में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आगा सुल्तान की रिहाइशगाह पर एक रस्मी मुलाकात की। आगा सुल्तान सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये मुलाकात, जिसे दोनों रहनुमाओं ने ख़ानदानी दोस्तों की मुलाकात करार दिया, आगा सुल्तान के बेटे की आइंदा हफ्ते होने वाली वलीमा तकरीब से कबल हुई। इस मौके पर आगा सुल्तान ने उमर अब्दुल्ला को एक अमली और दियानतदार शख्सियत करार दिया जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सियासी उमूर से हटकर दोनों रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया। कश्मीर में निजी मेडिकल कॉलेज के क़याम के इम्कान और तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी के इक़दाम भी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कौमी सतह के अहम मसाइल पर भी बात की। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात में ज़्यादा वोटर टर्नआउट की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये दावे गैर मुसद्दक़ा मालूमात या बीजेपी के प्रेस नोट्स पर मबनी हैं। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के ही हल्के में 25% से ज़ायद वोटर्स कम कर दिए गए हैं। उन्होंने SIR को क़ब्ल इंतखाब हिकमत अमली का एक हथियार करार दिया और कहा कि ये EVM से भी बड़ा ख़तरा है। उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन के अंदर की खराबियों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की हालिया जमाती तब्दीली, जिनमें राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने की खबरें भी हैं और दीगर लीडर्स की भी BJP में शामिल होने की खबरें हैं, उन्होंने कहा कि सियासी वफादारियां बदलना कोई नई बात नहीं और माजी में भी उनके वालिद की हुकूमत बरतरफ की जा चुकी है। अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे पैराशूट लीडर अपनी ज़ाती हैसियत में इंतखाबात जीतने की सलाहियत नहीं रखते और उनके जाने से BJP को 10 वोट का भी फ़ायदा नहीं होगा। बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के जल्द खात्मे की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने ईरान पर मुसल्लत की गई जंग पर तनकीद की। उन्होंने आबनाए हॉर्मुज़ के हवाले से कहा कि ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात की है, जबकि इस जंग से पहले ये समंदरी रास्ता बग़ैर किसी टूल के सबके लिए खुला था। डोनाल्ड ट्रंप ने रेजीम चेंज की भी बात की थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सके। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जो या तो BJP के तरफ से जो भेजा हुआ प्रेस नोट है वो छाप रहे हैं, या जो इन आंकड़ों में गहराई से नहीं गए। वेस्ट बंगाल में अगर वोटरों की तादाद देखी जाए तो उसमें कमी आई है, परसेंटेज में बढ़ोतरी आई है क्योंकि आपने वोटर कम किए हैं। SIR की बदौलत इतने सारे वोटर आपने निकाले हैं कि जब पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार वोटरों की तादाद कम हो गई है, परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये BJP वाले सिर्फ ओवरऑल परसेंट के बारे में लोगों को बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कितना बड़ा हिस्सा बंगाल का जो है उनको इलेक्शन और वोट से महरूम रखा गया है। और तमिलनाडु में भी कोई ख़ास मतलब इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं आई है, वहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कुछ शिकायतों की गुंजाइश रखी है इन लोगों ने। तो आपको लगता है कि SIR एक वेपन की तरह इस्तेमाल हो रहा है? अब मुझे आप खुद बताएं, ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 25% वोटर कम किए गए हैं। वेस्ट बंगाल में 70 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले इलेक्शन में जितना BJP का मार्जिन था हार का, उससे ज़्यादा वोटर जो हैं वोटर लिस्ट से बाहर निकाले गए हैं। मतलब कि 70 सीटों पे मार्जिन आपने निकाल दिया। अब अगर ये वेपन नहीं है तो क्या है? इसलिए मैंने हमेशा कहा है, मैंने कहा ना, हमें डर इस बात का नहीं है कि मशीन में धांधली होगी, क्योंकि मुझे मशीन का इतना नहीं है खतरा जितना प्री इलेक्शन मैनेजमेंट में ये लोग करते हैं, डिलिमिटेशन में और वोटर लिस्ट में धांधली। और बदकिस्मती से हम तो चाह रहे थे कि अदालत इस चीज़ का इसका नोटिस लें और इस पर सुनवाई करें, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल इस मामले को इलेक्शन के बाद तक टाल दिया है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने सरहदों पे इस मुल्क की रक्षा की है, वर्दी पहन के जो है उन्होंने हमारे दुश्मनों का मुकाबला किया है। जब तक वो 30 साल सर्विस दे रहे थे हमें कोई शिकायत नहीं थी, तब तो हम उनको कह रहे थे कि आप पक्के हिंदुस्तानी हो। लेकिन अब जब वोट डालने की बारी आ जाती है हम उनसे कहते हैं ना, अब आप हिंदुस्तानी नहीं हो, हम आपको वोटर लिस्ट से बाहर निकालेंगे।
अब अगर ये उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? वर्दी पहन के उन्होंने इस मुल्क की रक्षा की और आज हम आपसे कहते हैं ना आप वोट डालने के लायक नहीं हो, ये सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मामला पार्लियामेंट के सामने है, देखते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है। लेकिन चलिए ना भी हो, अगर इतने एमपीज़ ने कागज़ पे दस्तखत किया है तो ईसी को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उनके काम में कहीं कोताही है, कहीं खामी है कि इतने सारे एमपीज़ उनके खिलाफ आए। ऐसी ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले तो कितने ईसीज़ रहे हैं, सीईसीज़ रहे हैं जब से इसको इंडिपेंडेंट किया। क्या नाम थे हमारे उस वक्त के सीईसी साहब के, जिन्होंने पहले सेशन साहब से, उस वक्त से लेके आज तक मुझे नहीं याद है अगर कभी इम्पीच करने की कोशिश की गई हो। तो कहीं ना कहीं ईसी में कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं जिनको दुरुस्त करना होगा। शायद ये पहली बार है जब 7 राज्यसभा एमपी जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो शिफ्ट करते हैं बीजेपी की तरफ। अब ये आया राम गया राम का सिलसिला कब नहीं चला, और मैं दूसरों की क्या बात करूं। मैं उस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं जो इस बात का शिकार रही है कई बार। 1984 में जब मेरे वालिद साहब की हुकूमत उस वक्त गिराई गई, कई सारे हमारे एमएलए ख़रीदे गए, तो ये पहली मर्तबा नहीं है। हुकूमत जो तंजीम अपने आप को हुकूमत में पाती हैं, बीच बीच में बदकिस्मती से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब आम आदमी पार्टी मैं अपनी जगह ये कहूँ कि ठीक है ये लोग चले गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को फौरी तौर इसका थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन आप खुद देखिए, अब इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट खुद जीत सके, एक भी नहीं। ये सारे जो हैं राज्यसभा के ज़रिए पैराशूट होके आए हैं। मुझे नहीं लगता है इनमें से एक भी अपनी ताकत पे पंचायत इलेक्शन जीतने के पोजीशन में हो। तो ठीक है, आज हवा बनी, थोड़ी सी खबर बनी, ये लोग चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके आने से बीजेपी को ज़मीनी सतह पे 10 वोट का फ़ायदा होगा। कोई इम्पैक्ट आपको पंजाब की राजनीति में या नेशनल पॉलिटिक्स में? अगर ये लोग इतने मजबूत होते तो ये एमएलए होते, लोकसभा के मेंबर होते, राज्यसभा में ये गए। आम आदमी पार्टी ने उस वक्त उनको क्यों बिठाया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से एक भी जो है ज़मीनी सतह पे 10 वोट जो है बीजेपी को दिलवा सकता है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने कहा है आरएसएस को कि ये राष्ट्रीय सरेंडर संघ है। राम माधव जी ने इसको डिलीट किया है। अब मैं इस झगड़े में पढ़, लेकिन अब ये राहुल गांधी जी और राम माधव के दरमियान है, मुझे क्यों इसमें कर रहे हो? ठीक है ना, इलेक्शन में बातें होती हैं, क्या बीजेपी की तरफ से बातें नहीं आती? क्या बीजेपी की तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगते? हम सब करते हैं ना, अब इलेक्शन में हम इल्ज़ाम लगाते हैं। ये सिलसिला रहता है, और वैसे भी पुरानी लड़ाई है कांग्रेस और आरएसएस की। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी आरएसएस की तारीफ़ करेंगे? नहीं करेंगे, वो मुखालफत करेंगे, जिस तरह आरएसएस राहुल गांधी की मुखालफत करता है। ठीक है, ईरान वार के बाद क्राइसिस बरकरार है फ्यूल और गैस को। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये जंग जल्दी से ख़त्म हो। इस जंग की कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं। अभी तक अमेरिका और इजराइल के तरफ से हम ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ईरान पे हमला हुआ क्यों, सुप्रीम लीडर जो है उनको शहीद क्यों किया गया, उनके घर वालों को इस तरह शहीद क्यों किया गया, इतने बेगुनाह लोग क्यों मारे गए, क्या हासिल किया उन्होंने। पहले तो ट्रंप साहब कह रहे थे मैं रजीम चेंज कर दूंगा, अब रजीम भी चेंज नहीं हुआ। फिर ट्रंप साहब कह रहे थे मैं वो समुंदर खोल दूंगा, जो समुंदर जंग से पहले वैसे ही खुला था। तो उनके जंग के वजह से समुंदर बंद हुआ, जिस समुंदर को आज वो खोलने की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने जो है परेशान किया हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, तेल का सप्लाई कम होता जा रहा है, कई चीज़ें जो हैं ज़रूरी चीज़ें वो अब उनकी कमी हो रही है। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये जंग ख़त्म हो जाए और ईरान को इस जंग का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू नहीं की, ये एक नाजायज़ जंग उनके ऊपर ठोसा गया है और उनको इस जंग के लिए जो है जो उनको नुकसान हुआ है, माली नुकसान, जानी नुकसान की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती, लेकिन तब भी उनको ईरान को इस चीज़ का कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, ईरान और अमेरिका और इज़राइल की तरफ से। सीज़ फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत अब देखें, अब हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। बातचीत तो अमेरिका और ईरान ने करनी है। अब अगर हमारा पड़ोसी मुल्क इसमें कोई अच्छा रोल अदा कर सके तो अच्छी बात है, करें, हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ इस बात से गर्ज होना चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ ये जंग ख़त्म हो और अमन दोबारा बहाल हो। Dr. Omar Abdullah, the Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, visited Maul as a
It is a courtesy call. We are very great family friends, and especially his father, Dr. Farooq Abdullah Saab, is like my father. We are very close, and incidentally, my son got married last week, and the reception is on the 29th of this month. Dr. Farooq Abdullah was supposed to come, and he had some knee operation, something like that. And Dr. Umar Abdullah had some engagement here. I think he's participating in the run tomorrow, the marathon. So he made a courtesy call to my house, and we're just great friends, and I'm really thankful to him for his modesty and humility in visiting me this afternoon. My worship. बातचीत हुई, जी हालात पर भी बातचीत हुई। हाँ, वो आप जानते हैं कि डॉक्टर उमर अब्दुल्ला साहब क्या पर्सनालिटी है। वो बहुत प्रैग्मेटिक हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, ऑनेस्ट हैं, और वो हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। सो उधर वो चीफ मिनिस्टर हैं, मगर इतना वहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थोड़े पावर्स भी हैं, तो यू नो डेवलपमेंट एक्टिविटी, यू नो दैट इज़ पॉलिटिकल, आई डोंट टच दैट, बट ही इज़ अ वेल मीनिंग मैन। एंड आज मुझे ये कह रहे थे एक नई चीज़, मैंने सिंस आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मैं उनको पूछा कि व्हाट अबाउट प्राइवेट कॉलेजेस एस्टैब्लिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने कहा हाँ, जस्ट लास्ट वीक द कैबिनेट डिसाइडेड टू अप्रूव starting of technical institutions by private universities or private players. It's a very good thing, even medical college. ये पहले नहीं था, because most of the Kashmiri students come from there, and lot of Kashmiri students are studying in Bangalore in Karnataka, and they are very brilliant. Kashmiri students are very brilliant. अगर वहाँ engineering college उधर ही शुरू हो जाए, medical college उधर ही शुरू हो जाए, so it is nothing like it. So they have taken a decision, which I'm really happy to hear about that. And incidentally, we are hoping to do something in Kashmir, also in health-related activities. There, I'm given to understand, doctors are specialists are there, but in the interior areas they do not go much because of the other perceptions, etc. So we said, okay, let's do something regarding that also. We talked about education and health related works.